प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस शिक्षण सत्र में स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के नौका विहार कविता के 2 काव्यांश पढ़े थे और आज हम आगे के 2 काव्यांशों को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक 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 रुक। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय कवि पंत जी ने गंगा का बड़ा ही मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, नौका से उठती जल हिलोर, जब हमारी नावें गंगा के शांत जल में चलती थी तो जल में हिलोरें उत्पन्न होने लगती थी, हलचल होने लगती थी और उन हिलोरों से हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जो गंगा के पावन जल में, गंगा के निर्मल जल में जो नभ आसमान प्रतिबिंबित हो रहा है उसके दोनों किनारे हिल पड़ते थे, या गंगा के उस जल में प्रतिबिंबित पूरा आसमान हिल पड़ता था। और जब गंगा का जल शांत हो जाता था, हमारी नावें रुक जाती थी, तब विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतर स्थल। जब गंगा का जल शांत हो जाता था तो तारों जड़े आसमान का प्रतिबिंब जो गंगा के जल में दिखाई दे रहा था, उस जल में उन तारों का प्रतिबिंब ऐसा लगता था मानो वे नभ का अंतर स्थल, आसमान के आंतरिक भाग को, गंगा के जल में प्रतिबिंबित आसमान के आंतरिक भाग को प्रकाशित करके, आलोकित करके, विस्तारित नयनों से, बड़े बड़े नेत्रों से आंखें फाड़ फाड़ कर या बड़े ही प्रयत्न कर निश्चल कुछ निशांत भाव से कुछ खोज रहे हों। ऐसा लगता था मानो ये तारों के समूह आसमान के आंतरिक भाग को प्रकाशित करके आंखें फाड़ फाड़ कर शांत भाव से उसमें कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप लुक्षिप। वो जो तारों का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा था, वे लघु दीपकों के समान दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे दीपक जैसे दिखते थे। उन दीपों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गंगा की चंचल लहरें अपने उन दीपकों को ओट किए हुए, उन्हें छिपती छिपाती हुई, लुक छिप करती हुई यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ फिर रही हो, उन दीपकों को छिपाती हुई घूम रही हो, फिर रही हो। आगे कवि कहते हैं, सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने वो शुक्र तारा झिलमिला रहा है। इसका आशय ये है कि रात्रि काफी बीत चुकी है क्योंकि शुक्र तारा निकल आया है। तो कवि कहते हैं वो शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में परी सी तैरती, परी के समान सुंदर तैरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि रूप हरे कचों में हो जल, गंगा रूपी नायिका के रूपवान सुंदर कचों में, लहर रूपी बालों में कभी ओझल हो जाती है और कभी दिखाई देने लगती है। आगे
पंत जी कहते हैं, लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। दसवीं का शशि, इससे ये सिद्ध हो गया है कि पंत जी जिस दिन नौका विहार करने के लिए गए थे उस दिन दसवीं की तिथि थी, और दसवीं की तिथि के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, कुछ उसमें अभी कमी रह जाती है तो टेढ़ा दिखाई दे रहा है। दसवीं का शशि तिर्यक मुख, दसवीं के चांद का जो टेढ़ा मुख था वह चंद्रमा गंगा के जल में ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा था। उसके ऊपर उस टेढ़े, उस दसवीं के चांद के ऊपर जो लहरें बार बार आ और जा रही थी, लहरों के भीतर वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो छिप जाता था, उस चंद्र प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, मानो कोई मुग्धा नायिका, कोई नवोढ़ा नायिका, कोई नायिका जो अपने यौवन से अनभिज्ञ है, वो जिस प्रकार अपने सुंदर मुख में घूंघट से छिपा लेती है और कभी अपने सुंदर मुख से उस घूंघट को हटा देती है, ठीक उसी प्रकार गंगा में जो चंद्रमा का, दसवीं के चंद्रमा का प्रतिबिंब, तिरछा मुख जो दसवीं के चांद का दिखाई दे रहा था, वह भी ऐसा ही लगता था कि वह कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता था और कभी सामने प्रकट हो जाता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई नवोढ़ा नायिका अपने मुख को बार बार छिपा रही हो और बार बार उससे अपने घूंघट को हटा रही हो। ऐसा सुंदर दृश्य उस रात्रि में, उस चांदनी रात में गंगा में हो रहे थे, गंगा में देखने को कवि को मिल रहे थे। आगे इस काव्यांश में गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित कवि ने आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। भाषा यहाँ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी भाषा प्रयोग है। अलंकार की दृष्टि से रूपक, उपमा, मानवीकरण तथा रस की दृष्टि से प्रसाद और माधुर्य गुण युक्त श्रृंगार रस कवि ने प्रयुक्त किया है। आगे, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, उसे बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी ने चांदनी रात में गंगा और उसके आसपास की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस काव्यांश में किया है। कवि पंत जी कहते हैं, जब पहुंची चपला बीच धार, जब हमारी चपला, हमारी नाव गंगा की बीच धारा में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार, तो चांदनी में नहाया हुआ गंगा का वो रेतीला किनारा हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। अब दो बाहों से दूरस्थ तीर, दोनों गंगा के किनारे दो बाहों के समान दूर दूर दिखाई देने लगे, जो कि धारा का कृष कोमल शरीर, गंगा रूपी नायिका के कोमल क्षीण काया को आलिंगन करने के लिए अधीर होते हुए प्रतीत होने लगे। गंगा के ये दोनों तट दो बाहों के समान
दूर दूर फैले हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि गंगा की धारा की क्षीण काया को पतली धारा वाली या कोमल शरीर वाली, दुबले पतले शरीर वाली कोमल नारी, गंगा के कोमल नारी शरीर के आलिंगन होने के लिए अधीर होते हुए प्रतीत हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, अत्यंत दूर। कवि कहते हैं अत्यंत दूर क्षितिज पर। क्षितिज बच्चों उस स्थान के लिए कहा जाता है जहाँ धरती और आसमान का मिलन होना प्रतीत होता है। सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि धरती और आसमान कहीं भी मिलते नहीं हैं। इसलिए क्षितिज वह स्थान है जहाँ धरती और आसमान का मिलन होना प्रतीत होता है। तो कवि कह रहे हैं अत्यंत दूर क्षितिज पर बिटपमाल, वृक्षों की पंक्तियां, पेड़ों की पंक्तियां ऐसी लग रही थी जैसे भूरेखा सी अराल। भौं की रेखा हो कैसी अराल, टेढ़ी टेढ़ी भौं की रेखा हो किसकी, अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक धरती के सौंदर्य को निहारने वाले नीले आसमान रूपी विशाल नेत्र की वो भौएं हों। अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्तियां ऐसी लग रही थी मानो जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौएं के समान दिखाई दे रही थी। और माँ के उर पर शिशु समीप सोया धारा में एक द्वीप, और पास में ही गंगा की धारा में एक द्वीप दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई शिशु अपने माँ के उर पर माँ के हृदय से लगा हुआ सो रहा हो। वह द्वीप जो कि गंगा के उर्मिल प्रवाह को कर उठी प्रदीप, गंगा के प्रवाह को पलट रहा था, उलट देता था, पलट रहा था, रोक रहा था। गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो कि गंगा के प्रवाह को पलट रहा था, उलट रहा था। आगे वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज शोक। आसमान में कोई विहग, कोई पक्षी उड़ रहा है। उसे देखकर कवि कह रहे हैं ये क्या है, ये कौन सा पक्षी है, क्या ये व्याकुल चकवा तो नहीं है, रात्रि का समय है। और चकवा और चकवी पक्षी रात्रि में अपने जोड़ों से दूर रहते हैं, इसलिए कवि कहते हैं क्या वह कहीं कोई चकवा पक्षी तो नहीं है जो अपने निज विरह सुख, अपनी विरह वेदना को, अपने विरह के कष्ट को मिटाने के लिए आसमान में उड़ रहा हो। छाया की को विलोक, कहीं वह अपने प्रतिबिंब को गंगा में जो उसका प्रतिबिंब बढ़ रहा है उसे कोकी समझकर, चकवी समझकर, उसको देखकर उससे मिलने के लिए आसमान में उड़ रहा है क्या। कहीं वह अपने ही प्रतिबिंब को चकवी समझकर उससे मिलने के लिए तो नहीं उड़ रहा है। ऐसा सुंदर वर्णन कवि ने उस गंगा के आसपास के क्षेत्र का किया है, प्राकृतिक सुषमा का किया है। इस काव्यांश में प्रकृति का सजीव चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। अलंकार यहाँ रूपक, उपमा, मानवीकरण और भ्रांतिमान भी है, क्योंकि चकवा भ्रमवश अपनी ही परछाई को, अपने ही प्रतिबिंब को चकवी समझ रहा है, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। रस की दृष्टि से श्रृंगार रस और गुण माधुर्य तथा ओज गुण प्रयुक्त हुए हैं। कृष्णों की दृष्टि से
अनेक प्रश्न इन काव्यांशों में बन सकते हैं। उसके लिए हमें सारे काव्यांश का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आना चाहिए, फिर हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न सभी काव्यांश और गद्यांशों में एक समान ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि तथा शीर्षक बताइए। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत जी और शीर्षक है नौका विहार। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश व्याख्या वाला होगा, वह आप देख लेंगे, इस व्याख्या को सुन लेंगे जो कि अभी हमने बताई थी। प्रश्न नंबर तीसरा हो सकता है कब चांदनी से चमकता रेतीला किनारा कवि की दृष्टि से ओझल हो गया। तो इसका उत्तर होगा जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी में नहाया हुआ चमकता हुआ रेतीला कगार उनकी दृष्टि से, उनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रश्न नंबर अगला हो सकता है धारा के बीच से देखने पर गंगा के तट कैसे दिखाई देते थे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों धारा के बीच में से देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई दो भुजाओं के समान लग रहे थे, जो कि गंगा के दुबले पतले शरीर के आलिंगन हेतु अधीर होते हुए प्रतीत हो रहे थे। अगला प्रश्न हो सकता है गंगा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई दे रहा था। द्वीप कैसा दिखाई दे रहा था। तो इसका उत्तर होगा धारा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे माँ के हृदय से चिपककर कोई नन्हा सा बालक सोया हुआ हो।